रेडियो धूम 104.8 FM पर मैं हूँ डिम्पल और आज हेल्थ काउंसलिंग में हमारे साथ है राज हॉस्पिटल से डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसे छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं या किस तरह के मरीजों को देखते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, छाती एंड बक्ष रोग विशेषज्ञ या जिसको पल्मोनोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। पल्मोनोलॉजी इज अ न्यू टर्म रिलेटिवली, बट जैसे कि आपको पता है बहुत सारी कॉमन जो बीमारी है उसका इलाज हम करते हैं, जैसे कि दमा, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, COPD, TB, कोई भी तरीके का न्यूमोनिया, लंग्स में पानी भर जाना या कोई भी कारण से अगर लंग्स में कोई दिक्कत हो रहा है या चेस्ट वॉल में, उसके रिलेटेड सारी बीमारी का जांच पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं। जी, तो मैम, रेडियो धूम के जितने भी लिसनर्स हैं उनसे आपका एक खास मैसेज क्या होगा कि वो किस तरह से अपना ख्याल रखें? सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल होता है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। जो बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के लिए जब अर्ली मॉर्निंग बाहर जाना ज़रूरी भी नहीं है, अब घर में थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज प्राणायाम से शुरू कीजिए। एटलीस्ट जिनको टाइम नहीं मिलता है, कभी भी आप समय निकालिए और 2-3 मिनट के लिए लंबा सांस खींच के प्राणायाम से शुरू कीजिए। उसी से आपका फेफड़े का नीचे का पोर्शन खुलता है। एंड थोड़ा बहुत आपको फ्री हैंड एक्सरसाइज या वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक, कभी भी आपको टाइम निकाल के ये करना चाहिए। शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने का यही सबसे ज़्यादा एंड आसान तरीका है। उसके बाद आपने अपने डाइट में एंड आपका वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए। बार बार हम यही बोलते हैं कि उसमें वेजिटेबल्स होना चाहिए एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स भी होना चाहिए आपकी रेगुलर डाइट में। साथ में बैलेंस लीजिए, हाई प्रोटीन भी होना चाहिए इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड उसके बाद आपका रेगुलर कोई मेडिकेशन अगर चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एंड गोल्डन रूल्स ऑफ हाइजीन, उसको आप ज़रूर नहीं छोड़िएगा। हमेशा जो हैंड हाइजीन एंड मास्क पहनने का जो हैबिट है उसको मेंटेन कीजिए। आपके घर के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं जिसमें धूल एंड डस्ट माइट जमा होते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो सकता है, एलर्जी से सांस का प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज़ जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है उसको घर से बाहर कर दीजिए। जिनके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस है, प्लीज़ पेस्ट कंट्रोल का सहायता लीजिए, क्योंकि कॉकरोच एंटीजन वन ऑफ द मेन रीज़न होता है आपका सांस का प्रॉब्लम का। साथ में वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। सांस की बीमारियों से बचने के लिए बच्चे से बूढ़े तक सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के सलाह दिया जाता है ईयरली उसको लेने के लिए। वो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। किसी को जिनको फेफड़े का बीमारी होता है उनको न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन का भी सलाह दिया जाता है, जो 5 साल में एक बार लिया जाता है। उसके लिए अपने डॉक्टर के साथ आपको संबंध करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी वैक्सीनेशन और अदर चीज़ें हैं जो आपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए आप ले सकते हो। राज हॉस्पिटल रांची में सांस संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किस तरह की जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध है या पॉसिबल है वहाँ पे? देखिए, लगभग मैक्सिमम सारे बीमारियों का जांच वहाँ पे होता है। आपका चेस्ट एक्स से शुरू करके CT, थोरैक्स एंड और भी एडवांस टेस्ट जिसके लिए ज़रूरी होते हैं। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये भी अवेलेबल है। IOA सिंपल्स ऑसिलोमेट्री ये भी हो रहे हैं। एलर्जी टेस्ट यानी कि स्किन प्रिक टेस्ट वो भी अवेलेबल है। एंड मल्टीपल स्पेशलिटी उस हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर टीम के साथ वो इलाज करते हैं। इसीलिए हर तरीके का जो दूसरा बीमारी है, जैसे कि जिसमें MRI की ज़रूरत भी पड़ता है, इको की ज़रूरत पड़ता है, सारी चीज़ें उसमें उपलब्धि है। एंड सारे तरीके का ब्लड जांच एंड बलगम जांच, जो कि लंग्स की बीमारी में बहुत ही ज़रूरत होता है, हर तरीके की टेस्ट वहाँ पे उपलब्ध है। यानी सांस से संबंधित कोई भी बीमारी और इसके इलाज के लिए आप राज हॉस्पिटल रांची में आप अपनी पूरी जांच और इलाज करवा सकते हैं। सांस से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारी है जो ज़्यादातर पाई जाती है, या फिर रांची शहर में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको लेकर लोग आपके पास आते हैं? यहाँ पे लगभग सभी प्रकारों का बीमारी है, बट जब तक मैंने देखा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे मरीज दमा के हैं, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि रांची एक ऐसे ग्रीनरियों से भरा शहर है, बहुत तरीके का पेड़ वहाँ पे है एंड उसकी टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक दमा मरीज का ट्रिगर की काम करता है। तो प्रोबेबली इसी के कारण यहाँ पे दमा की संख्या, मरीज की संख्या बहुत है, ज़्यादा है। और अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है दिसंबर के महीने में, किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको समझना चाहिए कि उनका ट्रिगर्स क्या है। जिनको कोल्ड से एलर्जी है वो अच्छे से कपड़े पहने एंड सबसे ज़्यादा
जो जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग सूरज उठने के पहले, उस टाइम पे आपका ठंड भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड एयर पॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, एयर पॉल्यूटेंट्स का डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहते हैं, पोलन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो उस टाइम पे खिड़कियाँ बंद रखें और उस टाइम पे वो मॉर्निंग वक्त पे ना निकले। धूप चढ़ने के बाद वो अगर निकल सकते हैं तो उसमें परेशानियाँ नहीं है। पौष्टिक आहार ले जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल हो, जिसमें वेजिटेबल्स एंड डेफिनेटली फ्रूट्स वगैरह हो, एंड उसका जो रेगुलर मेडिकेशन है वो डेफिनेटली उसको फॉलो करके चले डॉक्टर के एडवाइस से। जी मैम, एक सवाल हमारे पास आया है व्हाट्सएप में। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, JN1 वेरिएंट ऑफ कोविड इज कॉजिंग कंसर्न। तो इसके भी सिम्टम्स लगभग पहले की तरह है, फीवर, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। तो हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ जी, US, चाइना, सिंगापुर एंड इंडिया में जिसका पाया गया है JN1 वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन का ये डिसेंडेंट वेरिएंट है। और जैसे कि हम सभी लोगों को अभी पता है कि वायरस का बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाता है, तो इसका वेरिएंट का और एक सब वेरिएंट एंड सीजन चेंज होते ही वो आ जाते हैं। बट इसका सिम्टम्स देखिए सिमिलर है, जैसे कि आपका ईची एंड स्क्रैची थ्रोट्स, गले में थोड़ा सा खुजली जैसा होना, फिर आपका फैटिग जैसे लेथर्जी जैसे लगना, हेडेक, बॉडी एक, फीवर, नाक बह सकता है, कंजेशन हो सकता है, एंड साथ में खांसी एंड बुखार भी किसी किसी को आ रहा है। बट इसके दौरान कभी भी सीवियरिटी बढ़ने का या हॉस्पिटल एडमिशन रेट बढ़ने का अभी भी कोई खबर नहीं आया है। तो डरने की इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमको पता है कि सीजन में फ्लू एंड फ्लू लाइक इलनेसेस जैसे बढ़ता है, उसका कुछ जनरल प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल, कि हाथ को प्रॉपरली धोए और बच्चे को भी प्रॉपरली सिखाए कैसे हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। बुजुर्ग लोग ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी या दूसरे बीमारी से जो लोग झेल रहे हैं, या मिडिल एजेड जो भी बहुत पॉल्यूटेड एरियाज़ में काम करते हैं या डेली पॉल्यूशन के पॉल्यूटेड एरिया से गुजारना पड़ता है, वो N95 मास्क यूज़ कीजिए या ट्रिपल लेयर मास्क भी अच्छा खासा आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरल आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, पौष्टिक आहार जिसमें हमेशा मल्टीपल वेजिटेबल्स हो, कोई ना कोई 2 टाइप का फ्रूट्स आपके डाइट में रखें। और उसके बावजूद भी अगर कुछ डेफिशिएंसीज आपको महसूस होता है, उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अपने आप को प्रस्तुत रखिए, हैप्पी रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बट आप कंसर्न रख के अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती ने हमें बताया, इन खास बातों का ख्याल रखें, साथ ही गोल्डन रूल्स को फॉलो करें, जैसे मास्क लगाना और हैंड वॉश करना। डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सांस की एक और बीमारी का नाम है OSA, यानी नींद में कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसका क्या कारण है और इलाज क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस बीमारी के बारे में पहले से लोगों को काफ़ी पता नहीं रहता है। इसमें स्पेशली आपका जिनका वजन बढ़ जाता है या जिनके गले के आसपास बहुत ज़्यादा फैट टिश्यू या फेस में फैट टिश्यू होने के कारण ये जब सोते हैं तो उनके बॉडी का जो फैट है वो उनकी सांस नाली को में दबोच डालते हैं। तो इसी के कारण क्रॉनिकली शरीर में स्पेशली नींद के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी होते रहते हैं। ये कमी होते होते सारे ऑर्गन्स में इसका इफेक्ट पड़ना चालू हो जाता है, जैसे कि BP बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां नींद में स्पेशली एरिथमियाज, जो और भी हार्ट की बीमारी वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, और लोगों को एक्चुअल कारण पता नहीं चलता। जब नींद से वो उठते हैं तो उनको लगता है नींद पूरा नहीं हुआ है, डे टाइम में झपकी लेना उनका चालू हो जाता है। दूसरे लोगों को लगता है कि वो सो रहे हैं, बट उनको पता है कि उनका स्लीप क्वालिटी कितना लाइट होता है। मजाक में लोग इसको लेते हैं, बट ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। जिनको बहुत सालों से थायराइड एंड दमा या आपके बाकी दूसरे बीमारी क्रॉनिक जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, जिनको ओवरऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, हमेशा मिलता है उनमें से जो लोग ओबीस है और अलग से जिनको ओबेसिटी है, ये सारे इस रिस्क कैटेगरी में पड़ता है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि इनको दिन में नींद की टेंडेंसी उनको बढ़ रहा है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेसिटी कम हो जाता है, गाड़ी में चढ़ते ही उनको तुरंत नींद आ जाता है,
है, बुक पढ़ने के टाइम पे, किसी से बात करते करते, टीवी देखते देखते, पब्लिक प्लेस में, तो ये इनका लाइफ रिस्क बन जाता है। इनको हम पहले ड्राइविंग करना मना करते हैं, फिर प्रॉपर असेसमेंट के बाद उनको CPAP मशीन दिया जाता है। वो मशीन के द्वारा वो कंफर्टेबली रात को सो सकते हैं, सांस नाली उससे खुला रहता है जैसे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। एंड वो यूज़ करने के बाद उनका बाकी बीमारी का जो दवाई के डोज है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट लॉस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, इन खास बातों का आप ख्याल रखें और सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसे दूर करने के लिए राज हॉस्पिटल रांची की डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती हैं ही। तो मैम, आपसे हम सवाल अगला करना चाहेंगे कि सांस के मरीजों के द्वारा इनहेलर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जरूरी है या फिर सिर्फ लोगों को लत लग जाती है? जी मैडम, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। जैसे ही हमको पता है कि कोई हार्ट के मरीजों को जब दवाई दिया जाता है टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक, नो वन वेट, कोई उसका वेट नहीं करता कि कब हार्ट अटैक होगा। लंग्स के प्रॉब्लम में लोगों को खुद से पता नहीं चलता कि उनकी लंग्स के एक्चुअल कंडीशन क्या है। इसीलिए जो टेस्ट करके, स्पेशली जैसे लंग फंक्शन टेस्ट और भी कुछ टेस्ट होता है जिसमें एक्चुअल में पता चलता है कि लंग्स का कंडीशन क्या है, वो देख के आपके डॉक्टर आपकी डोजेज को निर्धारित करते हैं एंड साथ में आपका एसोसिएटेड सिम्टम देख के। और इसीलिए रेगुलर दवाई लेना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाता है जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि रात में हार्ट अटैक होना उसमें से अन्यतम है। तो दमा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी हो जाता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरत है, ये आदत नहीं है। जी बिल्कुल, और जैसे वो गाना है ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो सांस बहुत जरूरी है, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी तब तक हम जिंदा रहेंगे। तो सांस से संबंधित बीमारियों की कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें 9572723111 पर। तो मैम, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि सांस संबंधित बीमारियों के क्या क्या लक्षण है या सिम्टम्स है? सबसे पहले खांसी हो सकती है, खांसी के साथ सांस फूलना, या ये सांस फूलना आपका बैठे बैठे भी हो सकता है, या कोई काम करने से, या चलने से, या सीढ़ी चढ़ने में। छाती में कहीं पे भी दर्द हो सकता है, ये दर्द फिक्स लोकेशन में हो सकता है या फैलता हुआ दर्द हो सकता है। कभी कभी यंग पीपल में सांस फूलता नहीं है, उनको सिर्फ थकान महसूस होता है एंड उनको लगता है कि वो लेथर्जिक है और पहले जितने काम कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे। रात को सीटी जैसे सीने से आवाज़ आना, लगता है खुल के सांस नहीं ले सकते हैं, और स्पेशली छाती के बीच में दर्द जैसा अनुभव करना, ये सभी छाती का वक्ष बीमारी का कोई ना कोई लक्षण होता है। और इसीलिए अगर सांस से संबंधित कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 9572723111 पर। आज हमारे साथ है राज हॉस्पिटल से डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का।